हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं काफ़ी कम टाइम में जितने भी स्ट्रक्चर्स पोर्सन है, जिसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, इन सभी के क्वेश्चन बताऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस आरपीएससी में आए हुए हैं, यानी कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन करने की कोशिश करूँगा, बट चूँकि समय का अभाव है तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा। आप मेरे बातों को नोट कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 46। अगर आपने पेपर डाउनलोड किया होगा प्रीवियस ईयर तो आपको दिख रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोस्तों हम इसको जी से डिनोट करते हैं, और जी इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई फाई, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है हमारा शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। सो जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो ये चैनल है जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, प्योरली डेडिकेटेड है सिविल इंजीनियर्स को। इसमें कोई भी आलतू फालतू का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सो आप बिल्कुल अगर सिविल इंजीनियर है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले हर एक एग्जाम, जैसे एसएससी हुआ, उसके लिए मेंस का भी वीडियो इसमें मैं डालने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी एग्जाम्स है अभी, खास करके डीआरडीओ हो गया, फिर आरपीएससी हो गया, या फिर एसएससी जेई हो गया, और अपकमिंग डेज में हो सकता है कि रेलवे भी वैकेंसी निकाले, तो उन सभी के लिए आपको यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के लिए भी मैंने काफ़ी मटेरियल इसमें डाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं पूछ रहा है, जो बेंडिंग फार्मूला होता है, जो कि हमारा इक्वेशन होता है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, वो पूछ रहा है आपसे। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है m/i इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू e/r। क्वेश्चन नंबर 48, पर्लिन्स आर सपोर्टेड। पर्लिन्स हमारा स्टील स्ट्रक्चर या रूफ ट्रस में हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा रूफिंग करते हैं उसमें हमारा यूज होता है पर्लिन्स। किसी तरह का वाटर शेड हम जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारा पर्लिन्स से अटैच होता है। तो पर्लिन्स किस पे अटैच होता है, पर्लिन्स आर सपोर्टेड ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर। क्वेश्चन नंबर 49, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड ये क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ जो वेल्ड होता है वो होता है ओवरऑल लेंथ माइनस 2 गुना में वेल्ड साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस 2 गुना में वेल्ड साइज। अब यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ध्यान से देखना आपको। इन ए ग्रिलिश फुटिंग the beam in each tire are spaced such that the minimum spacing between the flanges of the two consecutive beams is not less than। तो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए ग्रिलेज फुटिंग होता क्या है। ग्रिलेज फुटिंग मेनली एक तरह का फुटिंग होता है जो कि सिंगल कॉलम जो होता है, कॉलम के नीचे प्रोवाइड करते हैं। इसमें टायर बाय टायर हमारा रिइंफोर्समेंट होता है, जो कि बाद में हम उसको कंक्रीट में इम्बेड कर देते हैं। जिस तरह से आपने झंडा अगर लगा होगा, कहीं इंडिया का झंडा लगा हो, जैसे लेयर बाय लेयर ऐसे सबसे नीचे का सबसे बड़ा रेक्टेंगल, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उसी तरह का हमारा ग्रिलेज फुटिंग होता है। तो यहाँ पे जो ग्रिलेज फुटिंग का ये पूछ रहा है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द फ्लैंजेस, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बीम्स इज नॉट लेस देन, तो होता है ये 75 mm। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। पूछता है फॉर अ ब्रिज हैविंग स्पैन मोर देन 150 मीटर, स्पैन मोर देन 150 मीटर, द रिकमेंडेड टाइप ऑफ ब्रिजेस। तो हमारा दोस्तों ये जो ब्रिज है 150 मीटर ये स्पैन होना चाहिए, यानी कि कोई भी दो पियर के बीच में जो स्पैन है वो 150 मीटर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा ब्रिज आप रिकमेंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं बचता, इसके लिए हमारा बचता है सस्पेंशन ब्रिज। इस केस में हमें सस्पेंशन ब्रिज ही यूज़ करना पड़ेगा। Question number 52, a beam of rectangular cross section is 100 mm wide and 200 mm deep. If the section is subjected to a shear force of 20 kN, then the maximum shear stress in the section is। एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपसे ट्राई करेगा। इसका आंसर है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और शियर फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है। इफ द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 20 kN, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। The relation between modulus of elasticity E, bulk modulus K and Poisson's ratio 1/m। So Poisson's ratio को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है Poisson's ratio को डिनोट किया है 1/m से। तो ये काफ़ी डायरेक्टली फॉर्मूला में क्वेश्चन है। जो हमारा 3 फॉर्मूला होता है दोस्तों रिलेशंस का, वो आपको हमेशा याद रखना है। कौन कौन से होते हैं फॉर्मूले? सबसे पहला फॉर्मूला है E इक्वल टू 9 kg/3k + g। E इक्वल टू 9 kg/3k + g। सिंबल्स क्या क्या है? ई यहाँ पे यंग मॉडुलस हो जाएगा, के हमारा बल्क मॉडुलस है, और जी हमारा रिजिडिटी मॉडुलस है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा बन के आता है ई इक्वल टू 9 kg/3k + g। जो दूसरा इक्वेशन आता है दोस्तों वो हमारा होता है ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू।
इसी पे हमारा बेस्ड ये हमारा ये इक्वेशन है बना हुआ है, जो क्वेश्चन है इसी पे है। ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, आप यहाँ देख सकते हैं। बस मैंने बताया कि यहाँ पे जो म्यू है उसकी जगह पे 1/m यूज किया है, तो आंसर हो जाएगा 1। ई इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 2 म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 1/m इक्वल टू म्यू हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें पॉइजन रेशियो को हम लोग 1/m से डिनोट नहीं करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा इक्वेशन है दोस्तों, ई इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट 1 + म्यू। तो ये हमारा 3 इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है, ये रिलेशन हमेशा पूछता रहता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर द पोर्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, फॉर द पोर्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे हमारा एक डायग्राम बना देता हूँ। फॉर अ पोर्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर विच यूनिफॉर्मली, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे यहाँ, सिंपली सपोर्टेड इस तरह का बीम मान लीजिए, और इस पे लगा हुआ है दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरह से लगा हुआ है। तो बोलता है कि द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल कंसिस्ट, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लाइन किस तरह का, या स्ट्रेट लाइन होगा, या ट्रायंगुलर होगा, या पैराबोलिक होगा, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, किस तरह का लाइन होगा ये। तो यहाँ जो सिंपल हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में सिंपल यूडीएल लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा हो जाएगा पैराबोलिक लाइंस। अगर पॉइंट लोड रहता है यहाँ पे तो इंक्लाइन लाइंस हो जाता है, अगर यहाँ पे पैराबोलिक है यूडीएल है तो हमारा पैराबोलिक लाइंस हो जाएगा। यहीं पे हमारा अगर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड रहता है यूवीएल रहता तो हमारा यहाँ पे 3rd डिग्री पॉलिनोमियल्स हो जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए विड्थ b एंड डेप्थ d अबाउट एक्सिस xx पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द एंड इज गिवन एज। सो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, एक हमारा इस तरह से रेक्टेंगल है जिसका यहाँ पे विड्थ b दिया हुआ है एंड डेप्थ d दिया हुआ है। एक एक्सिस पास कर रहा है यहाँ से xx एक्सिस, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैरेलल टू द एंड्स। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको पता होगा I x इक्वल टू होता है BD³/12। सो BD³/12, तो आंसर यहाँ पे है 2nd, I x इक्वल टू BD³/12। क्वेश्चन नंबर 56, द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर, the carryover factor in a prismatic member whose far end is fixed। अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ते हैं, उसमें कैरी ओवर फैक्टर का यूज करते हैं हम लोग। सो द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर व्हिच फार एंड इज फिक्स्ड, तो फार एंड फिक्स्ड के लिए हमारा कैरी ओवर फैक्टर 1/2 यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर फार एंड हिंज्ड रहता है, फार एंड हिंज्ड रहता है तो हम लोग वहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर 0 यूज करते हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57, द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ, हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ। तो ये हमारा बहुत तरह का मेंबर जो कि हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड सेक्शन के अंदर। सो इसमें जो हैवीएस्ट मेंबर होता है वो है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवीएस्ट बीम। क्वेश्चन नंबर 58 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसे। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम विथ सेंटर पॉइंट लोड W इज गिवन एज इक्वल टू। सो फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम में सेंटर पॉइंट लोड लगा हुआ है W, तो हम एक फिक्स्ड बीम यहां बना देते हैं इस तरह से, ये हमारा इस तरह से फिक्स्ड बीम हो गया। इस पे सेंटर पॉइंट लोड लगा हुआ है W, दो गिवन इक्वल टू, तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो डेल्टा का वैल्यू होता है क्या होता है, ये होता है WL3/192 EI, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसमें दो केस याद रखना है, हमेशा जो डिफ्लेक्शन पूछेगा या फिर कोई भी केस देगा आपको स्लोप पूछ सकता है या फिर आपका डिफ्लेक्शन पूछ सकता है। तो स्लोप अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर हमारा ए है और ये B है, तो यहाँ पे स्लोप जो स्लोप हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, तो थीटा A इक्वल टू थीटा B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड पे हमारा स्लोप 0 होता है। डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे, एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपका दिया हुआ है WL3/192 EI। EI हमारा क्या है, E हमारा यंग मॉडुलस है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम व्हिच इज यूज्ड हियर। सो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इस केस में WL3/192 EI हो गया, जो कि होता है 1/4 टाइम्स द डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि सिंपली अगर सिंपली यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम रहता और यहाँ पे सेंटर पॉइंट लोड हमारा यहाँ W लगा हुआ था, तो उस केस में डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है दोस्तों, हो जाता है WL3/48 EI, WL3/48 EI। तो आप देख सकते हैं कि 48 × 4 हो जाता है 192। सो इन दिस केस द डिफ्लेक्शन इज 4 टाइम लेस। इससे आप ये पता चल सकता है कि जो फिक्स बीम हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिक्स बीम में हमारा डिफ्लेक्शन है वो 4 टाइम लेस आ रहा है
एज द सेम केस के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक्चुअल फोर्सेस, द नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक्चुअल फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ए स्टैटिक डिटर्मिनेट प्लेन फ्रेम्स। जो हम लोग एक्चुअल फोर्सेस निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने चाहिए होते हैं उसमें, तो हमारा 3 अननोन है वहाँ पे, हमारा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट। तो हमारा 3 इक्वेशन चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग जो लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड इज 3, तो आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट वेल्ड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस इज। सो एक डायरेक्ट वैल्यू है, इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप इसे खुद ट्राई करिएगा, आप ढूंढने की कोशिश करिएगा कि 45 डिग्री फिलेट वेल्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें रेशियो ऑफ साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस हमारा हो जाता है 1.414:1। 61, क्वेश्चन नंबर 61, a cantilever beam of rectangular cross section, a cantilever beam of rectangular cross section is subjected to a concentrated load W at its free end. If the width of the beam is doubled, the deflection at the free end as compared to the earlier case. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर उसी टॉपिक से आ गया जो मैंने अभी डिफ्लेक्शन का बता रहा था फॉर्मूला। कुछ केस होते हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि कैंटिलीवर बीम, सबसे पहले कैंटिलीवर बीम में 3 केस बनता है, जिसमें पहला केस में जो फ्री एंड है उसमें मोमेंट लगा हुआ होता है, सेकेंड केस में हमारा लोड लगा होता है कंसंट्रेटेड लोड W, एंड थर्ड केस में हमारा एक यूडीएल लगा होता है थ्रू आउट द होल लेंथ। ये 3 केस हो गए। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड में 2 केस बनते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा एक सेंटर पॉइंट लोड एंड एक यूडीएल लगा होता है। फिर हमारा फिक्स्ड बीम आता है, फिक्स्ड बीम में 2 केस होता है, सेंटर पॉइंट लोड W एंड हमारा यूडीएल लगा होता है। तो ये आपको कुछ केसेस याद रखने होंगे। इसी पे क्वेश्चन आपको देखिए बन गया है, या फ्रेम क्वेश्चन किया है उसी बेसिस पे। कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे, तो पहले मैं कैंटिलीवर एक बीम है कैसे बना देता हूँ, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड W लगा हुआ है, तो जिसको ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होता है, तो उसको ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, उसको इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है WL3/3EI। तो कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मैंने W लोड दिखा दिया। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इस केस में हो जाता है WL3/3EI। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ द बीम इज डबल्ड, विड्थ को डबल कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो WL3/3EI। तो यहाँ पे जो विड्थ है उसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे विड्थ W से मत समझिए, क्योंकि W जो है ये तो लोड लगा हुआ है, हमारा बीम का विड्थ डबल किया गया है, यानी कि जो WL3/3EI है उसमें I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I होता है BD3/12। सो उसका जो B है उसको 2B किया गया है। तो इस केस पे आप अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा टोटल, तो हमारा हो जाता है 61 का 4 यानी कि हाफ। सर क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। बियरिंग स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर। बियरिंग स्टिफनर हम लोग कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? बियरिंग स्टिफनर्स हम लोग यूज करते हैं एट पॉइंट ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा होता है वहाँ पे हम लोग बियर स्टिफनर्स यूज करते हैं, ताकि जो वेव हमारा बकल ना करे, तो प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द वेव। ये हमारा बकलिंग ऑफ द वेव तो हमारा प्रिवेंट होगा ही। क्वेश्चन नंबर 63, in a fixed beam carrying a uniformly distributed load W over the whole span, 2 points of contrafluxure occur. They are equidistant from the center of the span at that distance. जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W लगा हुआ है फिक्स्ड बीम के अंदर, तो उसमें हमारा जो डायग्राम हमारा बनता है कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है L/2√3। Question number 64. In a statically determinate plane from the relation between number of bars and the joints can be expressed as, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे n दिया हुआ है नंबर ऑफ बार्स, j दिया है नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है n = 2j-3। इसका पूछ रहा है द स्ट्रेस डेवलप इन अ बार विच इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर दिया रहता है कि फ्री टू एक्सपेंड, अगर फ्री टू एक्सपेंड रहता तो कोई भी हमारा थर्मल स्ट्रेसेस जो उसमें होता है वो डेवलप ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्ट्रेस डेवलप इन अ बार विच इज नॉट फ्री टू एक्सपेंड। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है P = L-αT। अल्फा LT दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर इसका P = α/TE। Question number 66. For most of the application, water to cement ratio should be between,
मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वाटर टू सीमेंट रेशियो, कंक्रीट का क्वेश्चन है वाटर टू सीमेंट रेशियो। देखिए हमारा स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे, आपको पता ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पे हम लोग जो वाटर टू सीमेंट रेशियो कितना रखते हैं, तो हम लोग रखते हैं इसको 0.4 से 0.5 के बीच में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट of particles having least dimension less than that of mean dimension। so दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, फ्लैकीनेस इंडेक्स का एंड इलोंगेशन इंडेक्स का, ठीक है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है? फ्लैकीनेस इंडेक्स ये होता है जिसमें मीन जो हमारा साइज है वो 60% कम रहता है, 60% से कम रखता है, यानी कि 3/5 हमारा रहता है, यानी कि 60%, 3/5, तो आंसर हो जाएगा 3। वहाँ पे एक और आता है इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स में क्या होता है? इलोंगेशन इंडेक्स में हमारा जो लेंथ है ऑफ द जो हमारा एग्रीगेट है वो 180% ग्रेटर देन रहता है मीन साइज से। तो 180% ज़्यादा रहेगा तो हमारा हो जाएगा इलोंगेटेड। एंड जो उसका मीन साइज है अगर 3/5 यानी कि 60% से कम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी एग्रीगेट, यानी फिर फ्लैकीनेस इंडेक्स हमारा उस बेसिस पे निकालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होता है? 68 क्वेश्चन का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है हमारा 2/3। क्वेश्चन नंबर 69, इन साउंडनेस टेस्ट बाय ली चैटरियल apparatus द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर्स शुड नॉट बी मोर देन। तो वो पता है कि ली चैटरियल apparatus जो हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ कंक्रीट, इसमें एक हमारा इस तरह का apparatus होता है जिसमें हमारा एक नीडल लगा होता है। तो नीडल आफ्टर द सेटिंग ऑफ द कंक्रीट वो हमारा एक्सपेंड करता है, वो डिनोट करता है कितना उसमें साउंड है। तो नीडल हमारा कितना एक्सपेंड नहीं करना चाहिए, द पॉइंटर शुड नॉट बी मोर देन, जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो 5 to 10 mm इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो हमारा कंक्रीट हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, मीन्स अनसेफ हो जाएगा, साउंडनेस टेस्ट में फेल हो जाएगा, एक तरह से माना जाएगा। द पॉइंटर शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10 mm। क्वेश्चन नंबर 70, इफ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली। जो हम लोग कंक्रीट करते हैं उसमें जो आरसीसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो हमारे इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आरसीसी जो स्टील है हमारा उसके साथ कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है तो हमारा जो कंक्रीट है और स्टील है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा और हमारा बॉन्ड में फेल हो जाएगा, द स्ट्रक्चर विल बी फेल इन बॉन्ड। सो उस बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिकली बेसिस में, यानी कि हमें टोटल स्टील का क्वांटिटी उसको भी इंक्रीज नहीं करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग यूज करते हैं यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। हम लोग जो डाया ऑफ बार है उसको रिड्यूस कर देंगे बट नंबर्स ऑफ बार इंक्रीज कर देंगे। तो यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 71, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन मॉडरेटली एक्सपोर्ड reinforced concrete with normal weight aggregate of 20 mm nominal maximum sizes। जो हमारा 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज पूछ रहा है तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 300 kg/m3। क्वेश्चन नंबर 72, फॉर लाइटली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स एक्सेट्रा द स्लम्प शुड बी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेक्शन है वो लाइटली रिइंफोर्स्ड है, यानी कि काफ़ी हैवी रिइंफोर्समेंट नहीं है, लाइट रिइंफोर्समेंट है, या फिर स्लैब हो या फिर बीम हो या कॉलम हो। तो उस तरह उसमें किस तरह का हम लोग जो हम लोग कंक्रीट यूज करेंगे किस तरह का स्लम्प होगा उसका। तो फॉर लाइट रिइंफोर्स्ड सेक्शन हम लोग जो स्लम्प यूज करेंगे वो हमारा मतलब लो वर्केबिलिटी से भी काम चल जाएगा। तो हमारे यहाँ स्लम्प का जो वैल्यू लेते हैं वो हमारा लेते हैं 25 से 75 mm, यानी कि हमारा वर्केबिलिटी कम है फिर भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमारा कंक्रीट लाइटली रिइंफोर्स्ड है। इसमें एक स्लम्प में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि जैसे 25 से 50 है तो हमारा लो वर्केबिलिटी हो गया, 50 से 100 मीडियम वर्केबिलिटी, 100 से 150 हाई वर्केबिलिटी, एंड फॉर स्लम्प वैल्यू विच इज मोर देन 150 उसमें हम लोग लेते हैं वेरी हाई वर्केबिलिटी। ये एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम, मिनिमम डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम, तो कितना रखते हैं? हम लोग रखते हैं 12 mm। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन बीम जो हमारा मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 4%, एंड इन कॉलम हमारा 6%। क्वेश्चन नंबर 74, इन अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए बीम, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए बीम हमारा क्या होता है? तो डायरेक्टली मैं आंसर बोल देता हूं, 74 का आंसर हो जाएगा 3। The stress developed in steel and concrete will simultaneously be the same as assumed in design।
जो हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं मेनली 3 तरह का होता है डिजाइन, या फिर बैलेंस सेक्शन जिसको बोलते हैं, पहला बैलेंस सेक्शन, उसके बाद फिर अंडर इन्फोर्स सेक्शन, फिर ओवर इन्फोर्स सेक्शन। तो इन 3 तरह का हमारा डिजाइन होता है सेक्शन। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा अंडर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, ताकि उसमें जो स्टील का जो स्ट्रेस है वो पहले अपने लिमिट पे पहुंच जाए एंड क्रैक्स अकर हो, ताकि हमें कुछ टाइम मिल जाए वो एक जो हमारा सेफ्टी कंडीशन है वो फुलफिल करने के लिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए बीम में किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है? तो द स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड कंक्रीट विल साइमल्टेनियसली बी सेम एज एज्यूम्ड इन डिजाइन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 75, इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस किस तरह से होता है इन अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम? तो ये होता है पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 76, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स वो हमारा होता है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 77, इट इज यूजुअल नॉट टू प्रोवाइड थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब इन बिल्डिंग लेस देन। सो जो स्लैब्स है उसमें एक तो पहले तो कवर आपको याद रखना होगा, जितने भी स्लैब्स हो गए हैं, स्लैब में कितना 15 mm कवर होता है, बीम्स में 20, उसके बाद फिर कॉलम में 40, फुटिंग में 50, ऐसे करके ये इसका वैल्यू याद रखना है। इसके अलावा जो स्लैब मिनिमम थिकनेस कितना प्रोवाइड करता है, तो मिनिमम थिकनेस हमारा स्लैब का 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर से आप लेस प्रोवाइड नहीं कर सकते थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब। क्वेश्चन नंबर 78, अ डबली रिइंफोर्स्ड बीम इज यूज्ड। जैसे हमारा बीम होता है रिइंफोर्समेंट बीम, आरसीसी बीम होता है, तो उसमें सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम होता है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम है। तो व्हेन डू वी यूज डबली रिइंफोर्स्ड बीम? तो डबली रिइंफोर्स्ड बीम हम लोग कभी यूज करते हैं व्हेन डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बीम हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर रीजंस ऑफ अपीयरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्थ एंड ब्रेड्थ हमारा जब लिमिट में रहता है तो वहां पे हम लोग डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम हमारा होता है, उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करता है? तो इट लाइज एनीवेयर इन द, दिस इज कॉल्ड फ्लैंज एंड दिस इज कॉल्ड वेब। तो वेब एरिया में कहीं पर भी लाई कर सकता है, विच डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द दिस फ्लैंज। सो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम। लास्ट क्वेश्चन है, इन द हील स्लैब ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। ठीक है, सो हमारा हील स्लैब ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, तो कैंटिलीवर वॉल भी हमारा बहुत तरह का होता है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जिसमें काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल होता है और भी बहुत तरह के होते हैं। तो उसमें पूछता है कि द मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी आता है कि हमारा जो कैंटिलीवर होता है, हमारा जनरल कैंटिलीवर होता है, उसमें हमारा रिइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करता है? तो उसमें प्रोवाइड किया जाता है एट द टॉप सेक्शन, क्योंकि हमारा टेंशन जो है उसमें टॉप में डेवलप होता है, इसलिए हमारा इन द कैंटिलीवर बीम में हमारा जो है रिइंफोर्समेंट हमारा टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, इन द हील स्लैब ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। तो मेन रिइंफोर्समेंट हमारा प्रोवाइड करते हैं टॉप ऑफ द स्लैब, इन द टॉप ऑफ द स्लैब। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने ग्रुप में, जितने भी सिविल वाले ग्रुप है उसमें जरूर शेयर करें। एंड आगे आने वाले सारे एग्जाम्स एंड सिविल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, एंड साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।